नमस्कार जन में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही रोचकता और बढ़ती जा रही है। लेकिन फिलहाल हम शुरू करेंगे हमारे जिलों की सीरीज में। आज हम बात करेंगे बीकानेर और चूरू। पहले बात बीकानेर की। बीकानेर की 7 विधानसभा सीट में से 2 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय, 4 भाजपा के खाते में है। 2013 के समीकरण को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जातीय समीकरणों पर चर्चा करेंगे और मुद्दे खास क्या है वहां के वो बात करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के दावे क्या है और जनता क्या कहती है, आइए सुनिए मजमून को। उसके बाद लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। ये जिला राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आता है। बीकानेर का पुराना नाम जांगल देश था। यहाँ की भुजिया और रसगुल्ले विश्व प्रसिद्ध हैं। जिले में 7 विधानसभा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि 2013 विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभाओं के क्या परिणाम। राजस्थान की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान के प्रथम नेता प्रतिपक्ष जसवंत सिंह बीकानेर के ही थे। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र भी है। यहाँ से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान सांसद हैं। कांग्रेस के बीडी कल्ला, रामेश्वर लाल डूडी जैसे वरिष्ठ नेता भी इसी क्षेत्र से आते हैं। फिल्म स्टार धर्मेंद्र भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के नेता बीकानेर जिले को फतेह करने का दावा कर रहे हैं। इस सरकार के वक्त में पानी की दरें 4 गुना बढ़ी, बिजली की दरें 70% बढ़ी, माल भाड़ा केंद्रीय सरकार ने 23% बढ़ाया और इसके अलावा रसोई गैस की कीमत दुगनी, डीजल और पेट्रोल पे 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और कुल मिलाकर के उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पूरी तरीके से इस सरकार को बदलने के लिए तैयार है। और जो विकास के मुद्दे हैं, जो राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिससे आम जन को बहुत फायदा पहुंचा है। आम जन इस बात से बहुत खुशी महसूस कर रहा है कि सरकार की जो योजना है उसका बहुत कुछ लाभ उनको मिला है। इसी विकास के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। आइए अब जानते हैं बीकानेर जिले के जातीय समीकरण। जानते हैं बीकानेर जिले के चुनावी मुद्दे और जानेंगे आखिर जनता इन पर क्या राय रखती है। विकास हुआ है, बीकानेर का विकास आज आप देख सकते हैं कि रोड लाइट्स, रोड्स प्रॉपर है। हमारे बीकानेर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो कार्य करवाए गए हैं उसमें सूर सागर जो एक गंदगी का ढेर हुआ करता था, आज वो सूर सागर पब्लिक के लिए स्पॉट घूमने की जगह बनी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज नौका शहर के अंदर महिला कॉलेज नहीं है, आज तक सरकारी महिला कॉलेज नहीं है। सरकारी महिला कॉलेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आजादी के 70 साल बाद श्री डूंगरगढ़ विधानसभा जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, किसान, नौजवान और बेरोजगार व्यक्ति अंचल के अंदर एक पीड़ा की अवस्था के अंदर है। बीकानेर तो चलिए, आपने देखा 2013 के समीकरण। 7 में से 4 सीट बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास हैं और 1 निर्दलीय है। लेकिन अगर कांग्रेस के पास में 2 सीटें हैं तो बीकानेर में काफी ये कह सकते हैं कि नेक टू नेक फाइट की स्थिति में रही। और जो आंकड़े जो सामने आप देख रहे थे उसमें एक सिद्धि कुमारी और नोखा से कांग्रेस के रामेश्वर डूडी, अगर इनको छोड़े तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी की सीट पे अगर 10,000 या 12,000 से अंतर से अगर कोई जीतता है तो मोदी वेव
का वहां असर जो था, ये मान के चलिए कि वो प्रत्याशी महज एक वेव के कारण ही जीत पाया, अदरवाइज जीतना बहुत मुश्किल होता। एक ऐसा ट्रेंड माना जाता है। तो ये अब चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। दिग्गजों की बात करें तो बीकानेर में दिग्गज हैं। कांग्रेस के बीडी कल्ला है, वहां पे एक दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुए हैं, लंबे समय तक राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। इसी तरह से देवी सिंह बाटी, वहां भाजपा के कद्दावर नेता, वो इंडिपेंडेंट भी रहे, जनता दल से भी रहे, तो अपना एक उनका वजूद और एक दबदबा रहा है उनका। खैर, कुछ एक चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी आपने हमारे मजमून में भी देखा कि मिठाई के लिए फेमस है। केवल बात मिठाई तक ही सीमित नहीं है, वहां पैदावार के हिसाब से भी मूंगफली की पैदावार की बात हो या दूसरी क्रॉप्स की बात हो, तो बीकानेर पैदावार के हिसाब से भी जाना जाता है। सीमावर्ती एरिया होने की वजह से वहां का अपना एक सामरिक महत्व भी उस जगह का है। यहां एक छोटी सी एक बात और बीकानेर की खास है, वो है बीकानेर शहर का पाटा कल्चर। वहां पट्टे पे बैठ करके और जो जिस तरह की इस समय सियासी चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि ये रिलेवेंट इस वजह से होगा कि अगर वहां की पट्टा संस्कृति को अगर आप नहीं सुनेंगे तो वहां की सियासी बातें पूरी नहीं होती है। होली हो, दिवाली हो, वहां का कोई त्योहार हो, या फिर जब राजनीतिक माहौल हो तो फिर तो बात ही कुछ अलग होती है। आसोपा साहब बीकानेर के रहने वाले हैं, मैं 1 मिनट का वक्त स्पेशली इसी बात के लिए दूंगा। क्या बिल्कुल आसोपा साहब यह रिलेवेंट है कि पाटा संस्कृति पर इस वक्त बात की जानी चाहिए जब बीकानेर की चर्चा है? तो देखिए, मुझे नहीं लगता पाटा संस्कृति वाला दौर वो जो पुराने रूप में था वो विद्यमान होगा कि नहीं होगा। नहीं, अभी भी कुछ मोहल्लों में चलता है। वो ठीक है, बहुत ओकेजनली रेगुलरली लोग वही लोग रोज आए और उस फीडबैक सिस्टम, वो लोगों का जीवनचर्या तौर तरीका बदल गया है। लोगों का समय नहीं है, स्वास्थ्य, पारिवारिक परेशानियां, बहुत तरह के इश्यूज, लाइफ की स्टाइल बदल गई है, उसका असर उस पर भी पड़ा ही है। मोहल्लों में भी वो बातें नहीं रही, गांव की चौपालों में भी वो बातें नहीं रही, बहुत बदल गया है भारत। वो भारत वापस आ जाए तो एक उस पर चर्चा कराइए चुनाव के बाद, ये मेरी आपसे विशेष विनती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किस तरह की चर्चाएं होती हैं अगर पट्टा संस्कृति की बात हम करें तो वहां पे अभी जैसे इलेक्शन है तो इलेक्शन है तो निश्चित रूप से अभी अगर आप वहां के पाटों में वो वहां की भाषा में बात करें तो कहेंगे अभी अब क्या कल्लो जी रोकाई उसी टिकट मिलसी नहीं भाईला, और मिलसी तो कल्लो जी ने भी थोड़ा जोर तो आसी, पर गोपाल जी बूढ़ा हो गया यार, मारो पोतो खड़ो हुआ किन्ने टिकट देवे, सतप्रकाश जी आचार्य बेचारा कितना बरस हो गया, अटे चिलिया संगरी रोज घूमता फिर ने टिकट मिली कोनी, उस्ताद की नहीं संगाले ने मिल जावे तो देखा कहीं हुआ, अरे हम क्या तो वो सवाल ने कि नहीं देवे तो ठीक रहे। इस तरह की बातें होती हैं वो अपनी भाषा में। वो हाँ, वो भुजिया बाजार में भी ये बात होती है, सट्टा वट्टा चलता है कि भाई कांग्रेस की 130-40 का जैसा भी सट्टा बाजार की बात है भी वो है, और कितने हजार से कहां जीतेगा, डूडियो कोई उसी, ये वहां का एक बोलने का स्टाइल है, डूडियो कोई उसी, और यार लूनकंड सर में तो बड़ो ही पेच फंसोड़ो है, इस टाइप की वहां पाटे पे बात होती है। बट ये समय आप मेरा कांग्रेस का नहीं ले रहे हैं, आप मेरे से पाटा की लेकिन बात तो आपने कांग्रेस की जब बीडी कल्ला जी की बात की होता है सट्टा बाजार में कांग्रेस की 130-40 सीट की बात, क्योंकि बीकानेर को बर्बाद किया है भाजपा ने, वो मुझे आप समय जरूर दीजिएगा, वो पाटा कल्चर तो ठीक है। मैं शुरू भी करते हैं, चलो मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। कुछ सियासी मुद्दे हैं। बीकानेर का जो डेवलपमेंट वास्तव में जिस तरह से होना चाहिए था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बीकानेर का अपना, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं कि आजादी के इतने साल बाद देशीय रियासतों का एकीकरण हुआ तो भी बीकानेर का नाम रहा? आप संतुष्ट हैं कि वास्तव में जो विकास बीकानेर का होना चाहिए था उतना हो पाया? देखिए, आज सोनिया गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जो लोग नेहरू को आज के जमाने में, सबसे पहले तो नेहरू जयंती पर सबको शुभकामनाएं और नेहरू जी को श्रद्धा सुमन, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो आज सोनिया गांधी जी ने एक बात कही है कि नेहरू का अध्ययन करने के लिए या आज देश कहां पहुंचा है इसका अध्ययन करने के लिए हमें इसकी जानकारी करनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को देश कैसा था। इस पे मतांतर हो सकता है कि वैसा हो सकता था या वैसा हो सकता था, और उसकी ऑडिट वैसे पॉलिटिकल नहीं होकर के अगर न्यूट्रल हो तो अलग अलग बातें निकल के आएगी। इसी वजह से आपसे ऑडिट मैं करा रहा हूं बीकानेर के विकास की। देखिए, अभी तो फिलहाल जो डिबेट हो रही है वो 5 साल में भाजपा ने कैसा शासन दिया, इसके साथ साथ ये भी बोलना पड़ेगा सोफा साहब कि 5 साल से पहले भी सरकारी बीकानेर को वास्तव में वो सब कुछ मिल पाया, बीकानेर में बहुत कुछ विकास हुआ। बीकानेर में माइनिंग का
बहुत एक्सप्लोरेशन हुआ, बीकानेर की कोलायत क्ले के कारण इंडस्ट्री बढ़ी, वहां का खाद्य की वजह से इंडस्ट्री बढ़ी, वहां की ऊन मंडी बहुत फेमस रही, इंटरनेशनल फेमस ऊन मंडी थी। कृषि विकास मंडी का जो है वो हुआ, बीकानेर वहां की मंडी बहुत बड़ी है, सबसे मतलब इलाकों में बीकानेर की मंडी कहलाई जाती है। नहरी तंत्र 1954 में नेहरू ने शुरुआत की, जब भाखड़ा बांध पूरा भी नहीं हुआ था और नहर का काम शुरू कर दिया। उस नहर की वजह से बीकानेर जिले का समग्र विकास हुआ। और आप देखिए चारों ओर जो बीकानेर एक छोटा सा जो कोटगेट के इलाके का बंधावा कहलाता था, आज वो ठेठ जयपुर रोड और जोधपुर रोड और एकदम शहर की बात है। लूणकरण से एक छोटा सा कस्बा हुआ, कस्बा नहीं गांव होता था, आज लूणकरण से अपने आप में एक मंडी है, दूध का बहुत बड़ा वहां पर चिलिंग प्लांट्स वगैरह, दूध की बहुत बड़ी दूध उत्पादकों का क्षेत्र है। तो चारों ओर विकसित किया है कांग्रेस ने और देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने, प्रदेश की विभिन्न सरकारों ने। मैं इस बारे में वैसे उसको पॉलिटिकल नहीं कहूंगा क्योंकि आपने उस रूप में मेरे से बात पूछी है, पर अब अभी उस पर मुझे आप आने की इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो शहर से चलें तो वसुंधरा जी ने 3 साल पहले घोषणा की, अभी आप दिखा रहे थे रेलवे फाटक फ्लाईओवर की, उस फ्लाईओवर की कोई डीपीआर नहीं बनी, उसका कोई नक्शा नहीं, लैंड एक्विजिशन तो वो कैसे होगी भगवान ही जाने, पर कोई नक्शा तो बने। 3 साल में कुछ नहीं हुआ। ये शहर की एक बात। सूरसागर की भी वो एक नागरिक कह रहे थे अच्छी बात हुई, ठीक है, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि पहले ही कांग्रेस की पिछली सरकार ने किया, उन्होंने वसुंधरा जी ने पहले कार्यकाल किया, पर उसके बाद जो है उसकी मेंटेनेंस पे, क्योंकि उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया। पिछले 5 सालों में नगर निगम ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस वजह से ये हो गया कि वो बरसात का पानी वापस सूरसागर में आता है। ये शहर की 2 बड़ी बातें। सीवरेज का जो रामपुरा का एरिया का सीवरेज सिस्टम कांग्रेस ने सैंक्शन किया था, आज तक 5 साल में पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने गोगा गेट, रानी बाजार, गंगा शहर, बीना शहर का सीवरेज का प्रोजेक्ट तैयार करके और सैंक्शन करके एडीबी से छोड़ दिया, उस पर आज तक 10% काम पूरा नहीं हुआ। पता नहीं इनकी लिस्ट में है कि नहीं है। ये तो बीकानेर शहर की बात पे आ जाए। अब किसान पे आए, मूंगफली का कभी भी समय पे टाइम पेमेंट नहीं मिला, कितनी खरीदी गई ये तो एक बात करना ही बेकार हो गया कि 10% खरीदते हो, 15% खरीदते हो। दाम बची हुई मूंगफली का दाम 500-600 रुपए क्विंटल कम मिलता है। अभी आप आज ही पता कर लीजिए, मूंगफली का सीजन चल रहा है। बाजरे का ले लीजिए, 1950 की जगह 1300-1400 नहीं बिक रहा हो तो छतरगढ़, खाजूवाला, मर्जी है वहां चले जाओ, डूंगरगढ़ चले जाओ, कहीं चले जाओ, ठीक है। वो जो देसी बाजरा है वो अलग है, उसकी किस्म, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा उत्पादन होता है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। सड़कों पे चले जाओ आप, सड़कों की बीकानेर से अनूपगढ़ जो सड़क है वो मोटरेबल नहीं है। मैं तो पिछले दिनों ही जाके आया हूं, जब कह रहा हूं आपको, एक मुख्य सड़क है, सीमावर्ती क्षेत्र आपने बोला इसलिए। आरटीओ की मांग 5 साल से, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मांग आपने भी कई बार उस पर डिस्कस किया है। बजट में अनाउंसमेंट किया, नहीं तो पूरा बजट सत्र के दौरान किरण माहेश्वरी ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था जब अपने डिमांड्स पे जब रिप्लाई कर रही थी। वो नहीं है ना साहब। फिर आ जाइए आप लूणकरण सर। लूणकरण सर में पानी लगातार नीचे जा रहा है, खारा एरिया है ही। आपने लूणकरण सर लिफ्ट कैनाल है, उसका अतिरिक्त एक भी स्प्रिंकलर सिस्टम से इरिगेशन एरिया बढ़ाया हो तो बताओ। आपने जो गजनेर और कोलायत लिफ्ट है उसके ऊपर आपने, कांग्रेस ने वो योजना बनाई थी, अब जाकर के उसका कोई सुना है कि चाइना की डेवलपमेंट बैंक कॉरपोरेशन से कोई लोन, मतलब 5 साल उसको डिले किया। अभी साहू साहब आए इसलिए मैं उस बात को रिपीट करूंगा जो आपके यहाँ परसों तरसों में कह के गया था कि राजस्थान फीडर और सरिन फीडर की रीलाइनिंग अगर हमारे प्रोजेक्ट की कंटिन्यू कर देते मोदी जी और वसुंधरा जी तो आज तक वो काम पूरा हो जाता। अब 700 करोड़ तो कीमत बढ़ा दी, हमारा शेयर बढ़ा दिया 4 गुना। ये कहना है कि विकास तो हुआ बीकानेर का, हुआ, पिछले 5 साल में रुक गए, ये कहना चाह रहे हैं आप? एक नोखा का देता हूं। हाँ, कभी सुना है आपने कि नोखा होकर के नागौर पानी जा रहा है इंदिरा गांधी नहर का, और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया नोखा तहसील का, ड्रिंकिंग वाटर का। वसुंधरा जी ने आते ही, सांवरमल जी जाट थे तत्कालीन मंत्री, उन्होंने डी सैंक्शन कर दिया और अब उन्होंने 100 करोड़ रुपया उसमें से सैंक्शन किया है। ये जो सामंती सोच है ना कि आई मी एंड मी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, बाकी दूसरे किए हुए का नाम नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्ड पे है
चैलेंज दे रहा हूं मैं साहू साहब को, इन सब का कोई मतलब नहीं है कि आपने वो जो लिस्ट लाएंगे ये सड़क वो सड़क, दिस इज ए रेगुलर थिंग। जो बड़ी चीजें हैं सत्ता पक्ष गिनाएगा क्या? यही तो गिनाएंगे कि हमने सड़क बनाई। तो आप ये जो अच्छा, अगर आप ये कहोगे सड़क, आपको मैं सड़क बता रहा हूं ना, बीकानेर से अनूपगढ़ की, मेरी गांव की ले लो, बीकानेर से नापासर की सड़क है, मानकचंद सुराना और हमारा जो हम लोग वहां के स्थानीय स्तर पर जो हम लोग, मतलब मेरा भाई वहां 10 साल सरपंच रहा, पिताजी भी रहे, तो हम लोग मतलब हमारा भी एक अपना एक वहां एक अलग स्थिति है। तो हम लोग सामूहिक धरने पे बैठे उस टूटे हुए 5 किलोमीटर के पैच पे, पूरे 4 साल और 8 महीने बाद उसकी रिपेयर हुई। अब कहने का मतलब, मैं जवाब दिलवाता हूं आपको, जवाब दिलवाता इन बातों का दिलाओ, मैं ये कहना चाहता हूं। उनका भी देंगे और बीकानेर का विकास नहीं, उससे हटके नहीं देने तो जी। साहू साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, साहू साहब भी उसी एरिया से ताल्लुक रखते हैं। साहू साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आसोपा साहब ने काफी कुछ बातें कही हैं। सबसे पहली तो बात मैं ये जानना चाहूंगा कि वास्तव में बीकानेर का विकास आजादी के इतने साल बाद जैसा होना चाहिए था वैसा हो पाया? बीकानेर का विकास जो है 5 साल भाजपा के पूरे शासनकाल में और 5 साल इस शासनकाल में, 10 साल को अगर इंगित करें तो 10 साल में ही विकास हुआ है। भैरव सिंह जी का कार्यकाल में भी थोड़ा सा काउंट कर लो। कार्यकाल में भी विकास हुआ, लेकिन इतना हो नहीं पाया था, बहुत कम टाइम रहा, कुछ ऐसे आधारभूत ढांचे पूरा करने में लगा। लेकिन जितनी प्रगति अचानक वसुंधरा जी ने 10 साल में की, वो सारी की सारी प्रगति रिकॉर्ड आज सूर सागर की बात कह रहे थे, बीकानेर में जब निकलते थे 1.5 करोड़ की योजना है, सड़ांध से मर जाता था आदमी, उसमें रह नहीं सकता। सर 1.5 करोड़ की है वो, आज 1.5 करोड़ खर्च हुआ है। सर एक मिनट रोको, नहीं किस एक मिनट रुको, रुको 1 मिनट। 1.5 करोड़ खर्च हुए उस पर मात्र। मैं राजस्थान फीडर का प्रश्न उठा रहा हूँ। राजस्थान आप दर्शकों का कीमती समय खराब कर रहे हो। आप दर्शक खराब नहीं कर रहे हैं। राजस्थान फीडर में तो आपने ऐसी स्थिति की कि पंजाब से आपके शासनकाल में इतने समझौते उल्टे सीधे हुए कि पंजाब से पानी नहीं ले पाए, खुला पानी। मैं कुछ और कर रहा हूँ, खुला पानी पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए आपको आप मर्डर का मुकदमा लगे। अरे आसापा जी आपको भाजपा का विकास पता नहीं रहा है। एक गिनाता हूँ, आपको कहते हो कैसे। आप सड़कों के विकास में देखिए, आपने किया 39,000 करोड़। अच्छा, सरदार शहर की सड़क कैसी है? हमने आपके सरदार शहर के होना, सरदार से, हाँ मैं कहता हूँ सरदार शहर, आज मैं कहता हूँ, और डूंगरगढ़ से कालू, डूंगरगढ़ से सरदार शहर की सड़क हमने हाईवे से कालू मेगा हाईवे बनाया है। कहाँ है वो? मेगा हाईवे रोड पर है, मैं खुद जाके आया हूँ। इसलिए आप झूठ का पुलिंदा बोल रहे हो। आप विकास को देखिए। आशोपा जी, आप सड़कों की बात कर रहे हो। 870 करोड़ रुपए हमने बीकानेर में खर्च किए, आपने 160 करोड़ रुपए किए। सड़कें कहाँ है? औरपत में देखिए 290 काम किए। आप जो जल स्वावलंबन में हमने 150 करोड़ व्यय किए। आपके मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना पहले भी थी, उसमें भी हमने 44,500 करोड़ रुपए। जल स्वावलंबन में क्या काम किया बताओ? आपने जल स्वावलंबन में क्या काम किया? हमने सारे काम किया। क्या काम किया? विकास की बात करें, मैं काम पूछ रहा हूँ, मैं काम पूछ रहा हूँ आपसे। हमने जल स्वावलंबन में, जल स्वावलंबन में सार्थकता चाहिए। काम क्या किया? हमने जल स्वावलंबन में काम क्या किया? हमने जो जलाशय थे उनमें बांध का रूप दिया, बीकानेर में किया। बीकानेर में गाँव में कौन सा बांध है? मतलब बीकानेर शहर नहीं है, मैं बीकानेर जिला ही बोल रहा हूँ। बीकानेर जिले की गाँव का वहीं का। हाँ, बताओ क्या काम? सब बनाया। इसलिए 4 तरह के काम कांग्रेस के शासनकाल में बीकानेर जो मतलब नहीं है, वो सारा का सारा हमने किया। आप मैं महेश जी का समय दिला देता हूँ आपको। आप काम बता दो कि स्वावलंबन में किस तरह के काम किया आपने बीकानेर में? हमने ग्रामीण विकास में जो काम किया 52,000 करोड़ का किया, आपने 36,000 करोड़ किया। ग्रामीण विकास के मैं चैलेंज करता हूँ आशोपा जी, इसमें लिखे भी एक बात भी सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, इस डिबेट पर चैलेंज करता हूँ कि हम जो आंकड़े लेके आए इनमें से एक भी आंकड़ा झूठा निकल जाए। टाइम एक्सटेंड करा दो, मेरे मोबाइल से भी दिखाता हूँ मैं आपको। आपने कृषि की बहुत बात कर रहे हो, कृषि में क्या खर्च किया आपने? आपने कृषि में 43 साहू साहब जी सर, एक बात ये निकलती है, माल तो बिक नहीं रहा। माल मूंगफली को लेकर के पहले भी काफी चर्चा थी, मुझे अच्छे से ध्यान है कि बजट सेशन में भी आई थी बात कि साहब मूंगफली खरीदी नहीं जा रही है। आपने रेट मुकर्रर कर दी, व्यवस्था बना दी, लेकिन वह खरीदी नहीं जा रही है। औने पौने दाम में दलालों के चंगुल से निकल नहीं पा रहा।
आपकी इच्छा शक्ति, मन जो था कि किसान सीधा अपनी क्रॉप को मंडी में लेकर के आए, बेचे और उसे उचित पैसा मिले, यही आप लोगों की भावना थी। बिल्कुल। लेकिन सर वो परसेंटेज आप देखें, कितने परसेंट तक मूंगफली पिछले साल खरीदी गई और अभी भी किसान को उम्मीद है कि हमारा ये पैसा हमें जल्दी से मिले। भुगतान हालांकि बहुत लंबा नहीं जा रहा, ये बात ठीक है कि कोऑपरेटिव से जल्दी भुगतान कर रहे हैं आप लोग, लेकिन वो क्रॉप खरीदने वाला ही कोई नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अब वो लिए बैठा रहता है उसको कि मेरा इतना पैसा लग जाएगा, ठीक है, औने पौने दामों में जिसको जो बेचना है बेच करके कम से कम मेरे घर तो वापस जाऊं। ये व्यवस्था आप करवाइए। ये केवल बीकानेर की नहीं है, ये चाहे कोटा मंडी की हो, चाहे खाजूवाला की बात हो, चाहे अनूपगढ़ की बात हो, कहीं की भी बात हो। मैं इस बात की बात से सहमत हूं कि मूंगफली की खरीद जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि किसान को सीधा फायदा मिले। हाँ। लेकिन हमने सारा ऑनलाइन सिस्टम किया, किसान का रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो किसानों ने जो मूंगफली लाना शुरू किया वो राजस्थान में और बीकानेर में भी बहुत सारी जगह खरीद केंद्र शुरू हो गए हैं। कैंसिल क्यों कर दिया चीफ सेक्रेटरी ने? सारे रजिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी ने कैंसिल क्यों कर दिए? कैंसिल नहीं किया, कुछ व्यापारी लोगों ने गड़बड़ी की, हमारे पास शिकायत आई, उनका कैंसिल कर दिया। सारे जिन व्यापारियों ने ऐसा रजिस्टर करा वो कैंसिल किया है। मूंगफली खरीदने की व्यवस्था लोग ही नहीं मिल रहे, व्यापारी कहां से? चलिए मैं महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कुछ एक चीजें बीकानेर के लिए सरकार का यह दावा है कि इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई हैं। एक तो जैतून की खेती को लेकर के कहा है कि वहां पे रिफाइनरी जो लगाई गई है उसकी बात है। दूसरा ये जो उष्ट संरक्षण का जो एक वहां पे अभियान शुरू किया और उसे राज्य पशु भी डिक्लेयर कर दिया। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो बीकानेर को सीधा उस पर प्रभाव डालती हैं। उसके विकास का एक जो परिदृश्य कभी बनेगा, दिखेगा, तो उसमें ये चीजें सब होंगी। लेकिन किसान का जो जिक्र दोनों तरफ से किया जा रहा है, वास्तव में मूंगफली की क्रॉप वहां पे खरीदना एक बड़ी चैलेंज है। वहां सरकार के सामने भी रहती है और व्यापारी के पास में भी रहता है। वो बड़े ही तरीके से अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है, लेकिन वहां जाकर के जिस तरह से उसके साथ स्थितियां होती हैं। बाजरा तो चलिए लबोलोवा पश्चिमी राजस्थान का सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन मूंगफली की जो पैदावार है उसको वो दाम नहीं मिल पाते हैं। हम किसी टेक्निकल कारण से उस किसान की बाइट आप तक नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने कहा भी कि हमारी इस चीज को जरूर उठाना चाहिए और अभी तक हमारी व्यवस्था मूंगफली को लेकर के दुरुस्त हो नहीं पाई पिछले कई सालों से। ये देखिए, पिछले मतलब जो आपने बजट में भी इस बात की मूंगफली की सरकारी खरीद के बारे में समर्थन मूल्यों पर देने की बात हुई। सरकार ने अभी अनाउंस तो किया है और रजिस्ट्रेशन वाली जो है ना ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी स्थिति ये हो रही है कि न तो वहाँ हल्का जो पटवारी है उससे कोई गिरदावरी है इस तरह की करवाई गई। ये टेक्निकल एक चीज आ रही है। दूसरा ये आ रहा है कि जब वो माल लेके आ रहा है उसे जो समर्थन मूल्य से भी कम, मतलब क्या होता है ना, आगे नहीं पड़, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, उसको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। तो ये वाला जो जैसे बाजरे वाली भी प्रॉब्लम यही आ रही है। बाजरा आ रहा है मंडी में और लेकिन उसको 300-400 रुपए मतलब प्रति क्विंटल जो है ना दाम कम मिल रहे हैं किसान को। जब तक किसानों की हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो भाजपा, किसानों की बात कर रही है, किसानों की, बल्कि यहाँ तक तो कांग्रेस तो ये कह रही है हमारा मतलब क्या था अगला सीएम ही किसान होगा। ये बात चुनावी बहुत अच्छी और बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन किसान की पीड़ा को उसका समय पे मतलब निदान नहीं हो पाता और उससे उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। ये आपकी मान के किसान मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस का एक तबका कह रहा है ये बात। ये तबका कह रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि साहब जो सरकारी जो मूल्य जो निर्धारण होगा इसका, मतलब उसकी खरीद का जो मूल्य डिसाइड करने वाला भी किसान होगा। ये चुनाव से पहले हर पार्टियां कहती हैं। ये वाली बीजेपी वाले अभी नहीं कह रहे तो कहना शुरू कर देंगे। किसान के लिए ही मतलब क्या होता है ना, वोट, किसानों का वोट बटोरने के लिए दोनों पार्टियां या सत्ता में जो भी आ रही हैं पार्टियां या दूसरे भी विपक्षी दल और दूसरे छोटे मोटे दल यही बात करते हैं किसानों को ये होना चाहिए। और हकीकत ये होती है, इसकी और गौर करने की आवश्यकता है कि किसानों को समय पे पानी भी नहीं मिल पाता है और उसकी जो होता है ना पलेवा वगैरह जो नहरों से दिया जाता है वो भी टाइम पे नहीं होता। उसमें भी टेल पे बैठे हुए, मतलब नहर के जो टेल पे हैं किसान, तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता। बाद में जब तक वो पानी पहुंचता तब तक तो फसल जल चुकी होती है। तो ऐसी जो बुनियादी जो चीज है जिसका पहले
सेशन मतलब जो खरीफ या मतलब रबी की जो फसल की बुआई से उससे पहले ये चीज होगी, उसकी संभावित जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए पहले से कोई स्टेप नहीं लिए जाते। जब पानी मतलब क्या था सिर पे आ जाता है तब उसके बाद में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और स्थिति होती है कि किसान को फसल हो जाता है, परेशान हो जाता है। आप ये जैसे आप ये कह रहे थे कि उष्ट अनुसंधान केंद्र स्थिति क्या हो रही है वहां पे आज, मतलब क्या कहते हैं ऊँटों की मतलब क्या कहते हैं जो ऊँटों की जो गणना अगर जो कराई है ऊँटों की संख्या घटती जा रही है। स्थिति ये हो रही है कि हमारा राज्य के जो पशु है वो हमसे लुप्त होने की कगार पे आने वाला है। ये कि संकट हो रहा है, इसकी तरफ कोई अभी तक समाधान नहीं किया। आवश्यक जितने भी साधन है उसके मतलब क्या कहते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, उसके मतलब जो भी जो वीर्य संकलन है या और वगैरह जितने भी है उसकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो एडॉप्ट नहीं की जा रही है। अनुसंधान केंद्र खोलने से क्या मतलब है, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उसमें आगे। अच्छा, दूसरा ये है दूध का भी है, तो दूध के बिल्ली भी कहा जाता है कि ऊंट के दूध को हम करेंगे कि आज तक मतलब जयपुर में भी आपको ऊंट का दूध पीने को मिला है? कहा जाता है कि आइसक्रीम बनाएंगे ये करें, आज तक नहीं हुआ। तो ये कहने और कथनी और करने में अंतर होता है। तो राज्य मैं चलिए वक्त तो कम है, मैं आसोपा साहब लेकिन मैं थोड़ा सा जवाब साहू साहब से और लूंगा। साहू साहब, आप जो सरकार की विकास योजनाओं को और इनको लेकर के जो आप बात बता रहे हैं, मुझे इस पे कोई संदेह नहीं है, आप निश्चित रूप से सरकार की जो आंकड़े आप वो पेश कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन एक मॉनिटरिंग की बात है। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बड़े शान से कहते थे कि जब बीकानेर की चर्चा आती थी तो कि हम ऊंट के दूध से आइसक्रीम बना रहे हैं, मंडी में इस तरह की व्यवस्था कर दी है, आप लोगों ने कहा कि कलेवा की व्यवस्था कर दी है, नाश्ते में सारी चीजें कर तो दी, लेकिन मॉनिटरिंग धरातल पे जाके किसी ने की कि वास्तव में जो चीजें यहां से बना के भेज रहे हैं वहां तक पहुंच भी पा रही है, नहीं पा रही है? देखिए योगेंद्र जी, मॉनिटरिंग निरंतर हुई है। मैं इस बात को ऊंट वाले इश्यू को आगे उठाता हूं। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने नया ऊंट का बच्चा पैदा होता है उसके लिए 10,000 रुपए देने की व्यवस्था की है। किसान के उससे भी लाभ मिला है, उससे किसानों में एक रुचि भी बनी है। किसान के ऊंट के दूध की पर भी अभी जो है प्रयोगशाला चल रही है, जो कहा है कि इस तरीके से आइसक्रीम बनाएंगे और दूध के ऊंट की व्यवस्था जो है आगे करेंगे। ये भी वहां उस ध्यान केंद्र में ऐसी प्रयोगशाला खुल गई है, इसलिए वो काम भी वहां पर चल रहा है। इसी के साथ जैसे डेयरी और दुग्ध पालन की बात आ रही है, पशुओं के लिए भी सरकार ने डेयरी के माध्यम से ऐसी बहुत सारी योजनाएं दे दी हैं जिसमें पशु पालकों को लाभ मिल रहे हैं। लीटर जो बोनस था सारी बात जो है तो आपने आते ही बंद कर दिया। दूध उत्पादकों का याद करो आप, 2 रुपए लीटर बोनस तो आते ही बंद कर दिया आपने। हमने कुछ भी बंद नहीं किया, ये उत्पादकों का बोनस बंद है ना। और इसी के साथ किसान की उन्नति हो इसके लिए हमने विद्युत पर भी काफी खर्च किया है। हमने 760 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उससे भी लाभ मिला है। सर, लटकते तार ठीक हो गए क्या? किसानों के लिए लटकते तार ठीक हो गए? लटकते तार हमने 2500 लोग करंट से मर गए। 8 घंटे का आपने वादा किया था। एक मिनट, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, एक प्रश्न कर रहा हूँ। कहीं नहीं है लटकते तार सर, एक बात है, आप 2,500 लोग मर गए लटकते तारों से। आप केवल झूठ के पुलिंदर से मत बोलिए। आप लटकते तार दिखाइए, हमें कहाँ है? मैं हमारे पास 2500 लोग तो मर गए ट्रांसफार्मर और लटकते तार से। 2500 आपकी वेबसाइट बोल रही है ऐसा कुछ नहीं। दुर्घटनाएं तो कभी होती है, तो ये स्वाभाविक 2500 लोग तो फिर तार लटक नहीं रहे तो मर गए फिर तार नहीं मिला। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैंने प्रश्न पूछे तो नहीं है, मैं आपका प्रश्न पूछने के लिए बाध्य भी नहीं पूछा, क्योंकि आपने तो साफ झूठ का 85 रुपए से आपने बिजली की रेट। आप बताइए, आप इतने लंबे शासन में किया, आखिर बीकानेर का ऐसी हालात क्यों हुई? बीकानेर का किसान संपन्न क्यों नहीं हुआ? आपने किसान का समर्थन मूल्य आपको पता है? मैं आपको पूछता हूँ, आप बताइए, आपने इस किसान का समर्थन मूल्य 10 रुपए 15 रुपए से ज्यादा कब बढ़ाया? मैं जवाब दूं आपकी बात का? मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर मूंगफली, मूंग, किसी भी जीन्स का UPA 2 में प्रति वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी, अगर आपके इस 5 साल के वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी से 1.5 गुनी नहीं हो एवरेज, तो मैं डिबेट में कराऊंगा। आखिर टीवी चैनल में बैठे हो आप, हाँ, लोग देख रहे हैं, अभी किसान को पता है। अभी मेरी गाड़ी में पड़ा है कागज, कुछ नहीं पड़ा। मैं लाके देता हूँ। साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं चूरू की डिबेट छोड़ता हूँ, 20 रुपए मैं चूरू की डिबेट छोड़ता हूँ। आप छोड़ो, लाके देता हूँ। चले जाइए डिबेट छोड़ के। सब मैं अभी लाके देता हूँ। मैं किसान का देता हूँ, आज फसल पाता हूँ। खेत है मेरे,
15 रुपए 20 रुपए मैं लाके दे रहा हूँ आपको, मैं लाके मैं रोकना चाहूंगा, मैं ब्रेक का वक्त है सर, मैं रोकना चाहूंगा, अभी ला रहा हूँ, चले ब्रेक का वक्त है, किसानों ब्रेक का वक्त है, हाँ ब्रेक का वक्त है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं बड़ी रोचक बात हो रही है। खैर होना भी चाहिए ये नजारा, क्योंकि अगर आपके पास में कुछ है, आपने सही किया तो गलत अगर कोई साबित कर रहा है तो उसे आप उसे व्यवस्थित करिए, आप उसे वापस से उसे दुरुस्त करिए। खैर लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। एक चलते चलते इतनी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बीकानेर जो जिला है, बीकानेर जिले के अपने एक बीजेपी कांग्रेस के अलावा दूसरे समीकरण भी वहां बनते हैं। कुछ बीएसपी है, उसका भी प्रभाव है, कम्युनिस्टों का भी थोड़ा प्रभाव है वहां पे, क्योंकि जो आंदोलन जो चलते हैं उसमें मूवमेंट में कॉमरेड काफी वहां सक्रिय दिखाई दिए। वो जीतना नहीं जीतना एक अलग विषय है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो कंट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूट जो होता है उसमें उन लोगों का भी वहां पे एक वजूद कहा जा सकता है। खैर चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे चूरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सप्ताह का महासमर और हम बात कर रहे हैं जिलों की सीरीज की। बीकानेर के बाद अब बात करेंगे चूरू की। चूरू काफी इंपॉर्टेंट है। चूरू को आपको ध्यान होगा कि सालासर का धाम है, तो वहां पे ताल छापर प्रोजेक्ट भी है, कई ऐसे महत्वपूर्ण वो हैं। लेकिन बात अगर विधानसभा सीटों की करें तो 6 हैं। बीएसपी की एक सीट वहां पे है, मनोज कुमार सिंह जो हैं वो जीते हैं वहां से सादुलपुर से। एक सीट वहां से कांग्रेस के खाते में है, जो भंवरलाल शर्मा कांग्रेस के दिग्गज हैं वो सरदार शहर से जीते हैं। बाकी 4 सीट भाजपा के पाले में है। तो यहां हम मजमून और 2013 के समीकरण, जातीय समीकरण, वो तमाम पहलू आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद मजमून देखे और फिर हमारे पैनलिस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे कि वहां प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों सोल्व नहीं हो पाई, बीजेपी का क्या दावा है, कांग्रेस का क्या दावा है। एक बार आप मजमून देखें फिर लौटते हैं पैनल पर। चूरू भारत में राजस्थान राज्य के शेखावटी क्षेत्र का एक जिला है। इसे थार मरुस्थल का द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं कि चूरू की स्थापना चूहड़ा जाट ने 1620 में की थी, जिसके नाम से इसका नाम चूरू पड़ा। देश के स्टील किंग के नाम से विख्यात लक्ष्मी निवास मित्तल भी मूलतः इसी जिले से राजगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। चूरू का किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां आजादी की रक्षा के लिए गोला बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले दागे गए। जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं 2013 के विधानसभा चुनाव में चूरू की 6 सीटों के क्या परिणाम रहे। चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि सुजानगढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2013 चुनाव में 4 सीट पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 1 पर बसपा को विजय मिली थी। वसुंधरा सरकार के मंत्री राजेंद्र राठौड़ और राजकुमार रिणवा भी इसी जिले से आते हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल यहां से जीत के दावे कर रहे हैं। चूरू के विकास के अंदर अगर कहीं एक भी शिलालेख भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कोई दिखा दे तो मैं मान जाऊं। जिन लोगों ने आज तक इस शहर के साथ छलावा किया, आज वो हर उस काम का जिस काम से चूरू की प्रगति नजर आती है उसका विरोध कर रहे हैं। एक शायर ने कहा है ना, लिखा है किस्मत में परदेश वतन को याद क्या रखे, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करे। ये सरकार तो बेदर्द हाकिम है, क्या फरियाद करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, अपनी योजना का मीठा पानी सुजानी जनता को लगभग मिल रहा है और अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हुए हैं जिनके आधार पर आम जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश है। आइए अब जानते हैं चूरू जिले की विधानसभाओं के जातीय समीकरण।
आइए अब जानते हैं कि आखिर चूरू जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या है और जनता इनको लेकर क्या राय रखती है। वसुंधरा सरकार के द्वारा जो भी चालू की गई योजना है, जैसे आपनी योजना के अंतर्गत जो पीने का पानी है, वो आम पब्लिक को अब तक यानी कि मिल नहीं रहा है। कुल मिलाकर संतोषप्रद कार्यकाल रहा है इनका, और कई इन्होंने योजनाएं जो लाई है, भामाशाह कार्ड की है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल में दवाइयों की बढ़ोतरी है, निःशुल्क जांचें हैं, कई उनमें काफी सुधार हुआ है। पिछले 5 सालों के अंदर सरकार ने युवाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो काम केवल ऊपरी स्तर तक रह गई, सीमित रह गए। क्योंकि नीचे स्तर के जो लोग हैं वो उसमें अपना पेट भरते हैं। चूरू जिले की प्रमुख चुनावी मुद्दे। और इम्पोर्टेंट जो चीजें थी वो हमने आप तक पहुंचाई। पीने के पानी की समस्या चूरू में काफी है, मेडिकल कॉलेज खुल गया है लेकिन बिल्डिंग में आगे कुछ नहीं हुआ। एक रोचक जो बड़ी बात है वो है शेखावाटी में गैंगस्टर्स का पनपना, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ी है। चूरू, सीकर, झुंझुनू ये वो जिले हैं, नागौर भी जिसमें कह सकते हैं, जहां गैंग्स बड़ी हैं, शराब माफियाओं, जमीन माफिया, इन लोगों की वजह से वहां अव्यवस्था हुई है। कानून व्यवस्था पे एक बड़ा निशान हुआ है और आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था कोई सरकार हो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा एक बात सीधा। महेश जी, मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा चूरू के लिए मुझे दिखाई देता है। अब इस पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं से जब बात हो रही थी, राजेंद्र राठौड़ कद्दावर नेता है पार्टी के और एक काबीना मंत्री भी हैं, मकबूल मंडेलिया उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है वहां पे। जिस तरह की स्थिति, आपको ध्यान होगा कि विधानसभा में एक विधायक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आते थे, वो भी सौभाग्य से उसी जिले के हैं, मनोज कुमार सिंह, जो सादुलपुर से हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कानून व्यवस्था की स्थितियां क्या हो? क्या वास्तव में ये राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं है चूरू में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरा जो आपने बताया है चूरू, सीकर, झुंझुनू और या नागौर के हिस्सा, वास्तव में आप देखिए जो गैंगस्टर्स का ये मतलब इलाका है, इनमें प्रतिद्वंदिता रहती है, यहाँ तक कि पुलिस भी भयत्रस्त रहती है। अभी आपने देखा होगा कि सीकर जिले में जिस तरह से मतलब गोली में मतलब एक फतेहपुर में, हाँ फतेहपुर में जिस तरह से गोली से मतलब शिकार किया गया एक पुलिस अधिकारी को, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। और साथ साथ ही मतलब क्या कहते हैं, जो शराब माफियाओं में तो इतनी है कि खुलेआम गोलियां चलती हैं, और जिस तरह से ये जमीनों का मामला हो या और जो एक तसल का जो एक अपनी यहाँ तक कि महिला डॉन, मतलब सिर्फ पुरुष ही मतलब क्या कहते हैं इस सामाजिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, बल्कि महिलाएं भी उसमें मतलब गैंगस्टर में शामिल है। बिल्कुल, एक लेडी डॉन भी है। बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था को जब तक आप सुदृढ़ नहीं करेंगे, आनंद पाल वाला जो प्रकरण है वो सब आपको मालूम है कितना बड़ा बवेला हुआ है, और उसको फिर वो जातिगत ऐसा रंग दे दिया गया, तो ये एक समस्या है। इसके अलावा है गैंगस्टर को पनपाने में सिर्फ क्या है, समाज का भी बड़ा रोल है, समाज का एक मतलब आंदोलन पे उतर आता है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और राजनीतिक दल जो है उसमें अपने वोट बैंक खिसकने की चिंता में मतलब उनका एक तरह से उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है और वो छोड़ देते हैं मुद्दे को, जबकि ज्वलंत मुद्दा है, इसको गंभीरता से व्यवस्था करते समय रहते हुए, नहीं तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं ये होने वाला है। और इसके साथ साथ ही एक और बता रहा हूं मैं आपको, एक चिंता का जो विषय है कि ये जब जैसे हालात बन रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो नक्सलवाद मतलब शेखावाटी क्षेत्र में सक्रिय हो जाए। चलिए, मैं आसोपा साहब आपके पास आना चाहूंगा। चूरू से काफी आपका लगाव है, मेडिकल कॉलेज, पीने के पानी का संकट, ये बहुत सारी चीजें हैं। वहां कुछ हेरिटेज इमारतों का संरक्षण की बात भी कई बार उठती है, लेकिन ये हालात बने क्यों हैं? या
देखिए, लीडरशिप तो चूरू में काफी मजबूत रही है। चंदनलाल वैद वहां से रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ वहां से रहे हैं, अभी भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां लीडरशिप, और सबसे बड़ी बात अगर कहें आम भाषा में शेखावटी में सेठाना की जो बात कही जाती है, चूरू में काफी दिग्गज भी निकले हैं। फिर भी चूरू की कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उपेक्षित रही हों। कौन दोषी है इसके लिए? ये बड़ा एकेडमिक प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले में तो चूरू की बात हो रही है। हाँ। तो आज नेहरू जयंती है, तो स्वर्गीय पंडित चंदनमल बहेड़ वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े प्रसिद्ध, और सर्किट हाउस के बाद पंखे पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। 7 साल कालकोठी में रहे थे वो, 1931 से 1937-38 तक। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। चूरू की बात हो रही है, आप भी जानते होंगे, साहू साहब है ना, सम्माननीय रहे और आजादी में बड़ा योगदान उनका था। अब आप जो जिस प्रसंगवश बात कर रहे हैं कि साहब ये रहे, और ये एक सतत प्रक्रिया विकास की रही है, जिसके अंदर कुमाराम लिफ्ट कैनाल आई है, देखिए आप तारानगर तक। अब उसके साथ आगे उसके साथ क्या होना चाहिए, वो एक उसका एक सप्लीमेंट्री पॉइंट है। आपनी योजना में पानी आया, जिसकी शुरुआत 1980 से हुई। राजीव गांधी जी आए थे, सावा में उद्घाटन करके गए थे, फिर वो चरणबद्ध में रूप में आगे आई। आज इंदिरा गांधी नहर का पानी सुजानगढ़ तक पहुंचने की, इधर लक्ष्मणगढ़ तक पहुंचने की बात अपन कर रहे हैं, हो भी रही है, योजनाएं चल रही है। तो लेकिन जो असली चूरू की, जो मैं समझता हूँ एज ए न्यूट्रल पर्सन, आपका प्रश्न में नॉन पॉलिटिकल कर दिया आपने, और ऐसे बांधा मत करो आप मेरे को। नहीं, ये कि वो एकेडमिक सवाल के साथ साथ मेरा एक लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की है, लॉ एंड ऑर्डर चूरू किस दिशा में जा रहा है। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आता हूँ, तो वो एक समग्र प्रश्न है। तो जोधपुर में भी वही चीज, नागौर तक आपने बोला, तो मैं इसको जोधपुर भी ले जाना चाहूंगा, और वो बाड़मेर तक खींच रहा है, और उधर पंजाब तक तार जुड़ रहे हैं। आप मत भूलिए कि वो उधर झुंझुनू से होके यूपी भी पहुंच रहा है। वो कई चीजें हैं उसको ऐसे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूरू का जो स्टेगनेंसी है, स्थिरता एक जैसा है वैसा ही सरकार की जो योजनाएं पहुंची मूलभूत, उनके अलावा चूरू विकसित क्यों नहीं हुआ? दैट वाज इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश नहीं है वहां, कोई इंडस्ट्री नहीं है। पहले ये बात चलती थी, एक बार राठौड़ साहब का स्टेटमेंट मैंने सुना था, मीटर गेज होने की वजह से दिल्ली से कनेक्टिविटी पुअर है, ब्रॉड गेज हो जाएगी तब निवेश अच्छा आएगा। अब वो ब्रॉड गेज भी हो गई है, उधर बाड़मेर तक हो गई है, तो लेकिन निवेश नहीं आ रहा है। निवेश राजस्थान की इन 5 सालों की समग्र समस्या भी है, क्योंकि एफडीआई में हम 0.5% ऑफ दी पूरे कंट्री का 0.5% हमारे यहाँ हुआ है। रिसर्जेंट राजस्थान हमारा फेल हो गया, उसमें चूरू का हालांकि कोई एमओयू था भी नहीं, करवा भी नहीं पाए राठौड़ साहब, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे चिकित्सा मंत्री थे, लेकिन वहाँ असफल हो गए थे, वसुंधरा जी ने उनको ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया। वहाँ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वहाँ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मुझे, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, अस्पताल में कहा। मैं काल्पनिक कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जो बात कह रहा हूँ, मेरा कहने का अंदाज है ये, मेरा कहने का जो अंदाज है उससे आपको तकलीफ क्यों हो रही है, मैं समझ नहीं। आरोप तो मैं कोई लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई आरोप ही नहीं लगा रहा, मैं कोई आरोप ही नहीं लगा रहा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, असली बात, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल जो है उसका 1,80,000 हेक्टेयर डिकमांड कर दिया वसुंधरा जी ने पहले कार्यकाल में, घड़साना गोलीकांड के बाद। और 2013 में राठौड़ साहब के सामने ही तारानगर में भाषण दिया कि मैं उसको वापस कमांड करूंगी। अगर मैं गलत हूं तो साहू साहब करेक्ट कर दें। किसान मां तारानगर में लगातार धरने पे है कि नहीं है? अब कोई चुनाव देख के उठ गए होंगे कि वो कमांड उनका हुआ नहीं। आपको मालूम है क्या, 14,000 हेक्टेयर भूमि थी और उसके बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, हमने जो निविदा निकाली उसको निरस्त की। आप रिकॉर्ड चेक करिए अपना, आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने निरस्त की। मैं तो ये कह रहा हूँ, किसान धरने पे 5 साल से हैं कि नहीं है? वसुंधरा जी अभी जो स्वराज क्या कौन सी यात्रा निकल गई, गौरव यात्रा, उसमें भी लोगों ने उनको कहा कि आप कह गई थी, क्या हुआ उसका? उनका अब करूंगी, तो पूरे 5 साल वो हो गए। आपनी योजना प्रथम के सारे गांवों के आधे हिस्सों में पानी नहीं जा रहा। अभी वसुंधरा जी 13 में कह के गई थी मैं इसको पूरा सुधार करूंगी, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपनी योजना द्वितीय है जिसका काम हमने शुरू किया, वो पूरा नहीं हुआ। रतनगढ़ के गांव में पानी नहीं, सुजानगढ़ के गांव में पानी की सड़क की बात, अब ये सड़क बोलेंगे जब मैं पहले, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर पे आप बताइए, कानून व्यवस्था एक लाइन सड़क की बोलने दीजिए, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे बोलूंगा। वसुंधरा जी तारानगर से रावतसर से तारानगर आई थी स्वराज संकल्प में,
कहा मेरे पेट का पानी, क्या वो उनका एक जुमला है परमानेंट, मेरा खाना पच गया। हाँ, वो सड़क उसी स्थिति में है तारानगर से रावतसर, इनके चलकोई होकर के चूरू से तारानगर की सड़क। अरे आसफा जी, तारानगर से रावतसर रोड जाती कौन सी रोड है? अच्छा, आप देख लो सावा होकर नहीं जाती है तो बता देना मेरे को, कोई बात नहीं है। चूरू से तारानगर वाया चलकोई कौन सी सड़क है, वो भी नहीं है क्या? चलकोई होकर के चूरू से तारानगर है कि नहीं है? उस सड़क की हालत मालूम है? तारानगर से राव से जाओ तो चलकोई चूरू आती है। नहीं, चूरू से तारानगर दूसरी सड़क है, चलकोई होकर के। मैं तो बोल रहा हूँ चूरू से तारानगर वाया चलकोई सड़क खराब है, कानून है कि नहीं है? कानून है कि नहीं है? कानून व्यवस्था, फिर क्या बात कर रहे हो? कानून व्यवस्था पे सावा से तारानगर टूटी फूटी पड़ी है। चल एक बार जवाब दिलवा दो, फिर मैं कानून व्यवस्था पे आपके पास दोबारा। कानून व्यवस्था की स्थिति है कि मैं सार्वजनिक रूप से बोलूंगा नहीं, नाम लूंगा नहीं। समझने वाले समझते हैं, प्रदेश की जनता भी समझती है, जो इस विषय को प्रसंग समझते हैं वो भी समझते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर 2006-07 में जो भी एनकाउंटर हुआ तब से लेकर के अब तक, मतलब उसकी जड़ में कहाँ है कौन सी चीज, आप इसको बात को गहराई में जाना पड़ेगा। वो जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद चीजें क्यों बिगड़ती फिसलती चली गई, और उसके पीछे किन किन के टेलीफोन किस प्रकार से आए, बरी हो गए नहीं हो गए, उस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो चीजें होती हैं वो परसेप्शन जिन चीज का बनता है सबको मालूम है। बरी हो जाना कोई इस बात का प्रमाण नहीं है। अरे बरी नहीं है आसफा जी, और डिस्चार्ज हुए, ट्रायल भी नहीं हुई, ट्रायल से पहले महाराज मैं बात कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छा जी डिस्चार्ज हो गए, उनमें कुछ नहीं मुक्त किया है। मैं कह रहा हूँ महाराज वो, अरे यार वो संत है यार, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, वो संत नहीं है तो अभी वो एक जन नेता है। अरे भाई वो तो, और आपने उसको फंसाने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी से उसमें सफल नहीं हुए। तो नरेंद्र मोदी से ऊपर है। मैं बात दूसरी कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन होता है। लॉ एंड ऑर्डर में कभी कन्विक्ट होकर के सजाएं देखी है क्या आपने? ये जो जितने ये गैंगस्टर हैं इनको कभी इनके बयान होते हैं क्या? मैं तो खुद फेस किया हुआ है। आई वॉज एक्सीन इन झालावाड़। आप कह रहे हो चूरू और नागौर की, मैं मुंह खोलना नहीं चाहता था, लेकिन डरता है हर नागरिक। लेकिन चूंकि वो गैंगस्टर आज मर चुका है और उसकी गैंग खत्म हो गई, तब खोलता हूं इस बात को। मैं एक्सीन था और इंदौर से फोन किया उसने मुझे। आपकी गवर्नमेंट थी ना, 50,000 वसुंधरा जी थी, मुझे ले गई थी गंगानगर से झालावाड़। अब क्या बात कर रहे हो? अरे वसुंधरा जी थी सीएम। महाराज साहू साहब, मैं तो सुन लीजिए, जिम्मेदारी की बात बोल रहा हूँ। धमकी क्या दी? शर्म कर लो। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, झालावाड़ का एक्सीएन था मैं जी। इंदौर से मुझे भानु प्रताप सिंह, हाँ, उसने मुझे फोन किया 50,000 रुपए दो। मेरे बगल में आसाराम चौधरी रहता था, डीवाईएसपी बीकानेर का, आज भी एडिशनल एसपी है झालावाड़ का, चहेता है वो। उसने मुझे बेचारे ने जैसे तैसे, लेकिन उसने भी एफआईआर की, तो मैंने कहा मेरे तो मार जाएगा किसी दिन। और वो एफआईआर हुई और वो भानु प्रताप सिंह सामने हुआ, मैंने उसे नजर नहीं मिलाई। और मैं कह रहा हूं इस देश की हालत बता रहा हूं, चाहे किसी ने की होगी, मैं बता रहा हूं। मैंने मैं बोल रहा हूं, आप किसकी बात कर रहे हो? देश को किसने बर्बाद किया? कानून व्यवस्था किसी ने? कैसी बातें कर रहे हो आप? जानते हो कैसी बातें कर रहे हो आप? चलिए मैं जवाब दिलवा दूं। मंत्री जवाब कर रहा हूँ, आप जवाब दिलवा दो। जवाब वो दारा सिंह का भूल गए आप? बोलते नहीं हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपका तो रिश्तेदार था वो, आपका तो रिश्तेदार था दारा सिंह। महिपाल सिंह दारा सिंह आपका रिश्तेदार था। चाहिए। अरे क्या आपका मंत्री कराओ ना उसको। सीबीआई आपकी 5 साल से ऐसी कर रहे हो, क्यों 5 साल से नाक कर रहे हो, अभी कराओ ना उसको सजा। अरे सजा कराओ ना, कराओ ना सजा। अरे सजा कराओ ना, कौन मना कर रहा है? आपका दादा मंत्री। यही मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार में अरे आगे इस बात आपका जवाब आ गया। मैं आगे नहीं बात, मैं यही कह रहा हूँ। आप ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। मैं गर्म कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ क्रिमिनल मामलों में, मैं यही कह रहा हूँ क्रिमिनल मामलों में जो पीड़ित व्यक्ति है वो सामान्य तौर पर शरीफ व्यक्ति होता है, जो मैंने अपना उदाहरण बताया, और वो गुंडों से डरता है। इसलिए आपके पास समय कम नहीं होता। समय कम, एक जवाब ले लूं मैं। समझो इस बात, जवाब ले लूं मैं। जवाब ले लूं। कमाल कर रहे हो। सर एक जवाब ले लूं मैं। जवाब ले लूं। अपराध इसलिए बढ़ रहा है।
चलिए बात ही नहीं समझ रहे, साहू साहब, वकील होकर के नहीं समझ छोटे छोटे से 3 सवाल है, राजनीति कर रहे हैं हर बात में। चलिए 3 सवाल है छोटे छोटे। एक तो ये है कि पीने के पानी की बड़ी समस्या है वहाँ पे, इनसे नहीं सुधरी वो। सर एक बार जवाब तो देने दीजिए इनको। पीने के पानी की समस्या, चूरू में पानी नहीं है सर, अभी बोला उसने आपको दुकानदार। एक बार सुनिए तो सही, जवाब तो देने दीजिए। पीने के पानी की समस्या है, रिंग रोड का कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह चल रहा है लेकिन चूरू नहीं हो पाया, अभी भी वहां के लोगों को इंतजार है। दूसरी एक बात और मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, लोगों की बड़ा चिंता का विषय है। असेंबली तक में इस मामले को उठाया गया है, तो एक बड़ा ऐसी पोजीशन में है कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन चैलेंज सबके सामने कानून व्यवस्था का। और आरोप ये लगता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या कहें कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ये सब चीजें फल फूल रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, पहले तो मैं कानून व्यवस्था के निवेदन करता हूँ, बीजेपी में कोई राजनीतिक संरक्षण और इंटरफेरेंस नहीं होता। मैं कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं, बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने नहीं कही। आप दिल से बताइए कि बिना राजनीतिक संरक्षण के हमारे यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को द्वेषता से फंसाने का काम पुलिस नहीं करती है, और ऐसा कोई निर्देश भी नहीं होता है, ऐसे पुलिस के ऊपर दबाव भी नहीं होता है, पुलिस फेयर तरीके से करती है। और आज हमें आज तक वसुंधरा जी के खिलाफ जांच नहीं करी। आज हमें गर्व करना चाहिए कि बीकानेर में दिनेश एमएम जो है इतने बढ़िया तरीके से जो है अपराध को नियंत्रित कर रहा है, और एक तरीके से आज पूरे बीकानेर संभाग में जो है कानून व्यवस्था सुधरी है। बड़े बड़े जो तस्कर थे वहाँ सीमांत एरिया है, दारू की तस्करी होती है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल हुआ है। ऐसी सारी स्थिति में क्राइम रिपोर्ट क्या बोल रही है? हमारी क्राइम रिपोर्ट में मैं बताऊं, समय पीने के पानी का बता दीजिए। पीने के 75% बढ़ी है आपके राज्य में। पीने के पानी में अपनी योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी और जर्मन कोलैबोरेशन से बनी थी, और उस योजना को जो ही कांग्रेस के हाथ में वो जर्मन वाले देके गए, उस योजना को ऐसा ढांचा कर दिया कि सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। राजेंद्र राठौड़ जी ने गांव में जा के फर्जी कनेक्शन करवाए, बदलनी पड़ रही है। राजेंद्र राठौड़ जी ने फर्जी कनेक्शन करवाए तारानगर में चुनाव जीतने के लिए। की बात करें, आपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एक पैसा ऐसा खर्च नहीं किया। राजस्थान फीडर का जवाब दो ना आप जवाब दो। आप एक प्रश्न का जवाब नहीं है। सावा योजना की ये पोजीशन है, मैं बुराई नहीं करता माननीय चंद्रमल जी वैद्य का, लेकिन उनकी नीयत सही नहीं थी। उन्होंने सावा लिफ्ट योजना बनाई, आज जितना क्यूसेक पानी स्वीकृत है वो पानी देते तो नहर पानी लेने की स्थिति में नहीं है। इस वजह से अरे उसका नाम कुंभाराम ही तो है। आपने उसका वादा किया ना कि रिकमेंड करूंगी, आपने रिकमेंड किया। बाकी विकास की बात तो आपका है नहीं में सब जगह हुआ। मैंने जो कांग्रेस ने किया उससे पिछले 2-5 साल का मूल्यांकन करें तो हमें मूंगी राजगढ़ योजना बता दो, वो तो एलएन मित्तल की है ना, उसमें 90% पैसा एलएन मित्तल ने दिया। मूंगी राजगढ़ की कितनी बुरी हालत है सर, कितनी बुरी हालत है मालूम है आपको? चल रही है योजना। राम सिंह कसवा की चिट्ठियां पढ़ो आप, पीएचडी में लिखी हुई वो योजना चल रही है। महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। चूरू में दावे किए जाते हैं, वास्तव में चूरू का विकास नहीं हो पाया, ये सच्चाई है। चूरू चेंज हो गया। चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं राम सिंह कसवा? इसमें कोई दोहराई नहीं है कि विकास के दावे पूरे नहीं हुए। राजनीतिक दल आते हैं और अपने अपने वो विकास के दावे की मांगते, विकास के नाम पे वोट, और जब विकास करने की बारी आती है तो उसमें उनमें शिथिलता आने लगती है। कहीं राजनीतिक इरादे उनके बदल जाते हैं, कहीं मतलब आपके कुछ जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी एक उड़ाड़ा अटका देती है। आप ये देखिए कि अभी तक यमुना का मीठा पानी लाने की योजना है, हर बार चुनाव में यही इशू बनता है। आज तक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? टेक्निकल क्या है कि हरियाणा आपको पानी नहीं देना चाह रहा, और देना भी चाह रहा है तो आप चुनाव के दौरान ही ये जो बड़ी बड़े जो महत्वाकांक्षी विकास के मूलभूत जो अधिकार वाली जो योजना है, जो आज आपका आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाली होती है, उनको आप उसी दौरान उठाते हैं और फिर बाद में वो 4 साल तक बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। जैसे चुनावी सीजन आया शुरू कर देते हैं। तो ये वाले जो चीज नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी पे ये विकास करने का दायित्व हर सरकार का है। आलोचना में हम करते हैं आलोचना एक दूसरे की, लेकिन विकास के प्रति समर्पण एक सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, तभी जाकर के इस विकास बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल विकास की डेफिनेशन और उसके मायने बदल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से विकास होना चाहिए, अगर वो उस धारा में बहेगा तो निश्चित रूप से जो पलायन है वो रुकेगा। आज रोजगार के अलावा दूसरी बातें भी हैं कि गांव से लोग क्यों जा रहे हैं, ओवर क्राउडेड सिटीज क्यों हो रही हैं।
सर्वे रिपोर्ट से कहती हैं कि इस पलायन को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शहरों का विकास भी बिगड़ रहा है। वजह साफ है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैंने मेरा जीवन कैसे भी निकाला, लेकिन मेरे बच्चों की परवरिश ठीक से हो सके, उन्हें एजुकेशन ठीक से मिले, मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से मिले, सड़क, पानी, बिजली जो व्यवस्था है वो ठीक से मिले। और सरकारों को लगना चाहिए कि अब ये दावे नहीं है, ये मोरल ड्यूटी का अंग का पार्ट होना चाहिए कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो हम गाँव चाहे शहर हो उन्हें उपलब्ध करा सकें। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि दावे अपने अंदाज से जो आप गिना रहे हैं वो ही विकास की डेफिनेशन है, जिसे आप सहन करिए, उसे आप देखिए या झेलिए, जो भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, दावे इसी तरह से किए जाते हैं और वो जो कहते हैं उसे विकास की परिभाषा के रूप में देखना चाहिए, जो मुझे लगता है कि सच्चाई से कुछ परे हो सकती है। कोशिश ये की जानी चाहिए, सरकार कोई भी बने, 15वीं विधानसभा का चुनाव सामने है, लेकिन विकास की अवधारणा धरातल पर बननी चाहिए। उम्मीद है कुछ दिन बदलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सत्ता का महासमर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।